मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से केमिकल हथियार इस्तेमाल करने के सबूत पेश कर दिए हैं। दुनिया को यह भी बता दिया है कि भारत दाइश के 5 तरबियती कैंप चला रहा है। भारत के चेहरे से नकाब हटाने के लिए तैयार डोसियर मीडिया के सामने पेश कर दिया। काबिज फौज के हाथों मारे गए बेगुनाह कश्मीरियों की 8650 इज्तमाई कब्रें, इस्मत दरी का निशाना बनाई जाने वाली 3800 खवातीन और पैलेट गन से जख्मी किए जाने वाले 15,000 अफराद जख्मी होने की तफसीलात भी शामिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत के 6 ऐसे काले कानून हैं जो किसी भी शख्स को दहशतगर्द करार दे सकते हैं। जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी का रंग देने वाले जाली मुकाबलों के ठोस सबूत भी डोसियर का हिस्सा बना दिए गए हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि मोदी पंजशेर की मंगढ़त कहानियां चला रहा है, भारतीय मीडिया झूठ उगल रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ अमन और इस्तेहकाम है। दुनिया से अपील करते हैं कि अफगानिस्तान के अकाउंट्स बहाल किए जाएं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फ़िज़ा बनाई जा रही है जिसमें गैर मुल्की हाथ है। ऑपोजिशन वाले इलेक्शन मुहिम पर हैं, PTI के खिलाफ नहीं। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस के केस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी है। आसिफ जरदारी को 29 सितंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया गया है। आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन को इश्तिहारी करार देकर उसका केस अलग कर दिया गया है। मुश्ताक अहमद को एहतसाब अदालत ने बज़रिए इश्तिहार तलब कर रखा था। अदालत ने मुश्ताक अहमद को 9 सितंबर तक पेश होने की आखिरी मोहलत दे रखी थी। मुश्ताक अहमद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और उनकी जायदाद की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू करने का हुक्म दिया गया है। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाब की बात करेंगे जिसमें वोटिंग का सिलसिला जारी है। 41 कंटोनमेंट के 205 वार्ड्स में 1569 उम्मीदवार मैदान में है। वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। जियो न्यूज के मुख्तलिफ नुमाइंदे दिन भर आपको इन इलेक्शन से मुतालिक आगाह करते रहे हैं। अभी भी हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से बात करेंगे। कराची से काशिफ मुश्ताक होंगे, मुल्तान से इमरान चौधरी, पेशावर से रसूल तावर। इन नुमाइंदों से हम ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। पेशावर में सबसे पहले रसूल तावर से बात कर रहे थे। रसूल तावर, पेशावर में कंटोनमेंट इंतखाबात की ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं? वोटिंग के हवाले से कैसा रुझान जारी है अब तक? जी बिल्कुल, पेशावर में ताज़ा तरीन ये है कि वोटिंग का जो टर्न आउट है उसमें इजाफा हुआ है। खासकर हमने देखा खवातीन के जो पोलिंग स्टेशन है उन पे भी खवातीन अब निकलना शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ जो अफसरान है, खासकर IG खैबर पख्तूनख्वा, CCPO, ये भी दौरे कर चुके हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। ताहम कोरोना SCPs के हवाले से हमने देखा कि अक्सर पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि जो वोटर है वो ख्याल ज़्यादा नहीं रखते, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ पे मीडिया को कवरेज की भी इजाज़त दी। ताम हमने यहाँ पे जितनी भी कवरेज की है, लोगों से बात की है, उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने जो उनकी मनपसंद जो उम्मीदवार है उनको वोट दे दिए हैं या वोट देने के लिए लोगों को ला रहे हैं, जिसके लिए चूँकि ये खेत एरिया ऐसी जगह पे है कि ये तकरीबन 5 वार्ड है इसमें और ये सब आपस में एक दूसरे के साथ टच है, तो लोग बाकायदा अपनी गाड़ी में वोटरों को ला रहे हैं। तो इसी तरह जो मजदूर लोग हैं वो भी हम देख रहे हैं कि कुछ अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और इस वक्त इस दफ़ा हमने देखा कि पेशावर में जो तकरीबन 32,000 के करीब ये वोटर है ये कंटोनमेंट बोर्ड में, इसमें हमने देखा कि ज़्यादातर लोग जो है दिलचस्पी भी ले रहे हैं। जगह जगह पे अपने कैंप्स भी कायम किए गए हैं और बाकायदा जिस तरह आम इलेक्शन हो उसी तरह इसको डील किया जा रहा है। पेशावर से अपडेट रसूल तावर ने दी। कराची में 6 कंटोनमेंट्स के 42 वार्ड्स पर इंतखाब हो रहे हैं। 350 उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। काशिफ मुश्ताक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। काशिफ, इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि कुछ सुस्त रवि का शिकार है वोटिंग यहाँ पर। अभी किस वार्ड में आप मौजूद हैं और कुछ गहमा गहमी नजर आने लगी है यहाँ पर?
आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गर्मी का थोड़ा सा जोर टूटा है और जिसके बाद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में लोगों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जिस पोलिंग स्टेशन में हम मौजूद हैं ये तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी है और SOS पब्लिक स्कूल के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ 1700 वोटर्स की कुल तादाद है, जिसमें से अब 400 से ज़ायद वोट डल चुके हैं। तो वोटर्स का जो टर्न आउट है वो 25 से 30% अब होना शुरू हो गया है और जैसे जैसे पोलिंग का जो अमल है वो ख़त्म होने के करीब है तो वैसे वैसे जो वोटरों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। 12 बजे तक हमने देखा था कि जिन पोलिंग स्टेशन में 2000 से 2500 तक वोटिंग की तादाद बताई गई थी उनमें सिर्फ 60 से 70 के करीब वोट डले थे, लेकिन अब टर्नआउट बढ़ रहा है, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन अदनान दैदी अगर आपको अभी भी सिचुएशन दिखाएं यहाँ पे तो लोग बढ़ रहा है। काशिफ आपके पास आएंगे, हम मुल्तान की सूरत हाल भी जान लेते हैं। इमरान, किस वार्ड में मौजूद हैं आप और क्या ताज़ा अपडेट्स हैं? जी, मैं सको वार्ड नंबर 5 में मौजूद हूँ। लाल कुर्ती के इलाके में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी लोग अब काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो अंदर जमा हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर मजमूई तौर पर मुल्तान में कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड्स में इलेक्शन हो रहे हैं, जिनमें से वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 7 इनमें तो टर्न आउट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि जो बाकी खासतौर पर वार्ड नंबर 8, 9, 10 वो इस तरह की बड़ी बड़ी हसास इदारों की कॉलोनीज़ पर मुश्तमिल हैं, जहाँ पर वोटर्स का कोई इतना ज़्यादा हमें जोश नज़र नहीं आया वोट डालने का। लेकिन इसके अलावा जो गली महलों के इलाके हैं, जो सिविलियन आबादी के इलाके हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जोश व खरोश के साथ वोट डाल रहे हैं। सुबह से सिर्फ एक ही नाखुशगवार वाक़या वार्ड नंबर 4 के एक पोलिंग स्टेशन में पेश आया था, जहाँ पर थोड़ी देर के लिए पोलिंग रुकी थी, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर 10 वार्ड में जो है वो मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन इंतहाई पुरअमन तरीके से जारी है। 16 जो थे वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिनमें से 7 को जो है वो एक कैटेगरी का हसास करार दिया गया था। 700 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं, जबकि एक कंपनी रेंजर्स की है वो भी मुसलसल गश्त कर रही है, जबकि दीगर ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो भी तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो विजिट कर रहे हैं। और अभी तक की जो सूरत इमरान चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात पर जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात जारी है और माहिरीन से हम बात करेंगे। माहिर कानून, माहिर कंटोनमेंट बोर्ड्स बल्दियाती इलेक्शन तारिक मंसूर एडवोकेट कराची से हमारे साथ जियो न्यूज़ की इस नशियात में मौजूद हैं। एडवोकेट मुबीन काजी लाहौर से इस नशियात का हिस्सा हैं। साबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तनवीर भट्ट, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद। हम कोशिश करेंगे उन्हें भी नशियात में शामिल कर सके। इन मेहमानों से हम बात करेंगे। पहले भी 3 बजे से पहले इनसे मुख्तसर बात हुई थी। तारिक मंसूर साहब, काजी मुबीन साहब ने कुछ सवालात सामने रखे थे इख्तियारात के हवाले से और फिर आइन का जो आर्टिकल है और इन इंतखाबात की अहमियत के हवाले से उन्होंने आपकी गुफ्तगू की तरफ भी इशारा किया था। आप कुछ उस पर रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, काजी साहब, माय लर्निंग फ्रेंड ने एक बात कही, मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि कंटोनमेंट जो है वो ऑफिशियली जो प्रैक्टिकली देखा जाए कंटोनमेंट एक्ट 1924 के तहत गवर्न करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये फंक्शनली यही होता है। लेकिन अगर हम कंटोनमेंट ऑर्डिनेंस 2002 का जायज़ा लें तो उसकी सेक्शन 299 रिपील करती है कंटोनमेंट एक्ट 1924 को। मैं पढ़ देता हूँ। On the commencement of this act, the following laws shall stand repealed: the Cantonment Act 1924 and the Cantonment Local Government Ordinance 2002, Election Ordinance. तो अगर कंटोनमेंट एक्ट 1924 मान लिया जाए, अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 2002 के ऑर्डिनेंस से हो रहे हैं तो कंटोनमेंट एक्ट 1924 रिपील हो गया है। तो मेरा ये सवाल है कि क्योंकि जो 1924 वाले जो रूल्स बने थे वो जो कहलाते हैं कंटोनमेंट इलेक्शन एंड इलेक्शन पिटिशन रूल्स 1995, जो सेक्शन 208 के तहत बने थे कंटोनमेंट एक्ट 1924 के लिए। लेकिन अगर हम लोकल गवर्नमेंट कंटोनमेंट ऑर्डिनेंस 2002 को मान लेते हैं कि उसकी जो रूल्स फ्रेम हुए हैं सेक्शन 88 के तहत, कंटोनमेंट ऑर्डिनेंस 2002 के तहत, तो जो नए रूल्स हैं वो कंटोनमेंट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल्स 2015 के, जिसके तहत ये इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन कंटोनमेंट एक्ट 1924 अगर रिपील हो गया है, क्योंकि सेक्शन 299 रिपील कर रही है लोकल गवर्नमेंट कंटोनमेंट ऑर्डिनेंस 2002 की, उसके बाद फिर कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें तो ड्यूटीज़ भी डिफाइन है वाइस प्रेसिडेंट की, कंपोजिशन भी डिफाइंड है और तमाम कंटोनमेंट्स 1924 के तहत गवर्न होते हैं, ना कि लोकल कंटोनमेंट ऑर्डिनेंस 2002 के। तो ये मेरा एक सवाल है कि इलेक्शन कमीशन से भी कि इस पे भी जायज़ा लिया जाए कि अगर आप फंक्शनली 1924 के एक्ट, कंटोनमेंट एक्ट के तहत तमाम कंटोनमेंट्स गवर्न होते हैं, तमाम उसके कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी उसके तहत काम कर रहे होते हैं, वो कंटोनमेंट ऑर्डिनेंस 2002 के तहत नहीं काम कर रहे होते हैं।
तो अगर आप उसके रूल्स जो कंटोनमेंट ऑर्डिनेंस अंडर सेक्शन 88 के तहत इलेक्शन रूल्स 2015 को फॉलो करते हैं, ना कि आप कंटोनमेंट एक्ट 1924 के जो रूल्स हैं जो 1995 में फ्रेम हुए थे उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि वो रिपील हो गए हैं ऑर्डिनेंस 2002 के तहत। तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? 1924 के अगर रूल्स मान लिया जाए 299 सेक्शन को तो पढ़ा जाए। चले तो इस पर काजी मुबीन साहब से सवाल कर लेते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया इस नशियात में, उनसे भी कुछ देर में बात करेंगे। अच्छा काजी मुबीन साहब, इससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि आम लोगों के वोट से जब मुंतखब होते हैं काउंसलर, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके पास इख्तियारात कितने होते हैं। तो ये हमारे देखने वालों के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि किस हद तक बाइख्तियार होते हैं, क्या इख्तियारात होते हैं काउंसलर्स के पास। काजी मुबीन साहब, आपको उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है? उनकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। कुंवर दिलशाद साहब से कुछ देर में बात करेंगे। कुंवर दिलशाद साहब, खुशामदीद आपको इस नशियात में। कुछ देर पहले हमने गुफ्तगू शुरू की एक तो अवामी नुमाइंदों के अख्तियार के हवाले से, लेकिन हमें इससे पहले तनवीर ज़िया भट्ट साहब ने कुछ तरीक़ेकार के बारे में भी बताया था कि किस तरह से इंतखाबात का इनेकाद किया जाता है और फिर इख्तियारात किस तरह से वज़ा होते हैं। आइन का आर्टिकल और फिर इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ठीक है, आपके पास दोनों माहिरीन मौजूद हैं, तनवीर ज़िया भट्ट साहब भी और मतीन काई साहब भी। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जो आपका जो कंटोनमेंट बोर्ड का जो कानून है ये डिफेंस मिनिस्ट्री तैयार करती है। कंटोनमेंट बोर्ड के तमाम जितने भी लाएअमल है, रोड मैप जो है इसका कंटोनमेंट बोर्ड का, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है। और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत से, मशावरत से वो अपने एक्ट का रूल बनाती है। और एक बड़ी अहम बात यह है, जो पाकिस्तान का जो आइन का जो आर्टिकल 140A है उसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में तमाम इख्तियारात भी दिए हुए हैं। यूनियन काउंसिल की सतह से लेकर आपको बाकायदा जिलाई काउंसिल तक भी तमाम इख्तियारात के बारे में जिक्र है, डिटेल है आइन के आर्टिकल 140A में। और इसी तरह 32 में आता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन इसमें कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर तो इनका कहीं भी जिक्र नहीं आ रहा ना। ये ठीक है, एक्ट बनाए, रूल बनाए, इनके अपने इख्तियारात हैं, स्पेशल कमांडर के अंडर होते हैं और तमाम वजारत दिफा जो है वही इनके एक्ट बनाती है, रूल बनाती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसमें ये लिख दिया एक्ट के अंदर कि जो हमारे जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगा। तो इस एक जुमले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद हो गया कि रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट और इलेक्शन का अमला भी वो तमाम तो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ गया। लेकिन उनकी छानबीन जो है, स्क्रूटनी जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड करता है, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है। ये आम मामला नहीं है, ये कोई शेखो कुरे की यूनियन काउंसिल नहीं है, ये कंटोनमेंट बोर्ड का मामला होता है। इसमें आर्मी है, छौड़ियां हैं, आर्मी जर्नैलों के घर हैं, तमाम मामला को देखना पड़ता है, वार्ड है, काउंसलर है। इस लिहाज से ये सारा सेंसिटिव इलाका है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की महज कितनी इनकी मामलत की गई है कि आपका स्टाफ, रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करवा दी और इनके साथ साथ कंप्लेंट सेंटर बन गया, कोई शिकायत होगी वो दर्ज कर लें। लेकिन तमाम इख्तियारात जो हैं वो स्टेशन कमांडर के पास हैं और स्टेशन कमांडर ने ही इनके इजलास तलब करने हैं, रूल तैयार करने हैं और इख्तियारात देने। इनके इख्तियार बड़े महदूद हैं इनके, तो तमाम इख्तियारात तो स्टेशन कमांडर के पास होते हैं। ये या कंटोनमेंट बोर्ड का जो डायरेक्टर जनरल है उसके पास इख्तियारात होते हैं। लेकिन ये जो है ये काउंसलर है, ये तो छोटे मोटे काम जो होते हैं दुकानदारों से सफाई वाई करवा दी, हड़के वड़के साफ कर दी, कोई इनका ज्यादा एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इनका बोर्ड का इजलास कर लिया। उसकी सदारत भी कंटोनमेंट बोर्ड के जो इस्तेदार जो करेगा वो स्टेशन पार्टनर करेगा, कर्नल साहब करेंगे, बल्ड साहब करेंगे। तो ये महज एक रस्मी सा मामला होता है। तो इसलिए इसके एक्ट में तो जिक्र है, रूल में जिक्र है, लेकिन हमारे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई किरदार, रोल का जिक्र नहीं है। तो असल इख्तियारात हमारे लोकल गवर्नमेंट के जो हैं उनके पास पुनः इख्तियारात है। मेयर का इलेक्शन तमाम होना, मेट्रोपोलिस बनाना, वहाँ सिस्टम चलाना, वो लोकल गवर्नमेंट को आइन का ताबज है। इनको आइन नहीं, एक्ट रूल के तहत ये महज एक इदारे के तहत काम करते हैं। आप ये समझें कि स्टेशन कमांडर के ये उनके मतहत होते हैं, उनके बगैर चल नहीं सकते। उनकी जो वजह से हुक्म देगा उसके मुताबिक चलेंगे। इजलास बुलाना ना बुलाना
वो स्टेशन कमांडर की मर्जी होती है। ठीक है, मुबीन काजी साहब, अगर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं इस वक्त, तो जो तारिक मंसूर साहब ने तफसील बताई और फिर कंवर दिलशाद साहब ने, आप उससे इत्तेफाक करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखिए सर, मैं एक वजाहत कर दूं कि जैसे तारिक मंसूर साहब ने फरमाया कि रिपील क्लॉज मौजूद है 2002 के ऑर्डिनेंस में, जिसके तहत 1924 का एक्ट रिपील हो गया, लेकिन वहीं 2002 के ऑर्डिनेंस में एक कमेंसमेंट क्लॉज भी है, और उस कमेंसमेंट क्लॉज के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करना है जिसके तहत उसकी कानून के मौसर होने की तारीख है। चूंकि वो नोटिफिकेशन जारी उस तरह से नहीं किया गया, लेकिन जो कानून रूल्स बनाए गए हैं वो 2002 के ऑर्डिनेंस के तहत ही बनाए गए हैं। इलेक्शन भी उसी रूल्स के तहत कराया जा रहा है, लेकिन मौसर अभी 2002 का ऑर्डिनेंस हुआ नहीं, 1924 का एक्ट फील्ड के अंदर है। ये एक ऐसी एनॉमली है, और 1924 का एक्ट इतना एक इनफेक्टिव है कि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी जजमेंट्स आई हैं। तो कैंटोनमेंट बोर्ड को बहुत ज्यादा माली नुकसानात हुए हैं कि कैंटोनमेंट, आपने देखा वो सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो मिलिट्री लैंड्स के ऊपर आर्मी के कैंटोनमेंट्स के एरिया के अंदर जो प्लाजास थे वो गिराने का हुक्म दिया, जो एडवर्टीजमेंट टैक्स की कलेक्शन का था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, बस स्टॉप और बस स्टैंड्स की निस्बत जो थी फी लेवी की थी वो डिक्लेयर कर दी, खत्म कर दी। और ये ठेके कॉन्ट्रैक्ट आउट करते थे, आउटसोर्स करते थे, और जब आप ठेका कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हैं तो कैंटोनमेंट बोर्ड को गारंटीड इनकम हो जाती है कि उस ठेकेदार को बेशक पूरी आमदन हो या ना हो, उसको बेशक लॉस हो, लेकिन एक फिक्स्ड आमदन कैंटोनमेंट बोर्ड को हो जाती थी। तो वो भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई, तो बहुत ज्यादा माली नुकसान हो रहा है, क्योंकि 1924 का कानून बहुत पुराना कानून है, उसमें ये प्रोविजंस मौजूद नहीं है। तो या तो 2002 के ऑर्डिनेंस को वफाकी हुकूमत बाकायदा मौसर कर दे, या फिर कोई अगर नहीं सेटिस्फाइड 2002 के कानून से भी, तो एक नया कानून बना दे ताकि एक मौसर लोकल गवर्नमेंट हो, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के निफाज की। जो ये कैंटोनमेंट बोर्ड के पहले लॉस थे, बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि जब पहले आर्मी के कैंटोनमेंट्स होते थे प्योरली, आहिस्ता आहिस्ता वहां पर अंदर जॉब के लिए कुछ सिविलियंस को भी नौकरी प्रोवाइड की जाती थी, तो सिविलियंस डेली आते थे, पर वहां उसके इर्द गिर्द सिविलियन आबादी आबाद होना शुरू होगी और वो बढ़ती चलेगी सिविलियन आबादी। तो सिविलियन आबादी को रोल देने के लिए कि वो उनके उस इलाके के हद तक जो प्योर कैंटोनमेंट एरिया होता है उसमें कोई रोल नहीं, लेकिन जो सिविल आबादी है उसकी सारी, उससे रिलेटेड उनको राइट्स कुछ देने के लिए कि उनकी भी आवाज हो, इसलिए ये बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। लेकिन अब आप अगर देखेंगे, जैसे आप लाहौर देखेंगे या कराची देखेंगे, तो जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जो अगर आप लिमिट में देखेंगे तो जो सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बहुत कम होंगी, रेजिडेंशियल एरिया जरूर होंगे, ऑफिसेज जरूर हैं, लेकिन सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस दूध के अंदर नहीं आती। तो मुबीन काजी साहब, जरा ये जो इख्तियारात का मामला, इस पर हम कंवर दिलशाद साहब से बात करना चाहेंगे। नीलम ने भी ये सवाल उठाया था। कंवर साहब, अगर आप ये बता सके कि जो मुंतखब होने वाली इसमें शख्सियात हैं, उनके इख्तियारात फिर कितने हैं, और शहरी सहूलियात को फराहम करने में वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस मौजूदा निज़ाम में, जिसकी वजाहत आपने भी की, तारिक मंसूर साहब ने भी की? ये मुझसे पूछ रहे? जी जी। इसमें जैसे तारिक मंसूर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से तमाम ऑर्डिनेंस का जिक्र कर दिया, इख्तियारात बड़े महदूद हैं। वैसे इंतखाबे के तौर पर, नमाशी तौर पर जैसे जो इलेक्ट हो रहे हैं, जो स्पॉन्सर है वो ठीक है, इलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उनको बोर्ड का इजलास बुलाना, एजेंडा तैयार करना, उसको बजट देना, ये सारे इख्तियारात जो है वो स्टेशन कमांडर के पास होते हैं, जो उनको बाकायदा सदारत करेंगे, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं इनके तमाम इजलास के। लेकिन हम ये चाहेंगे कि अब चूंकि बड़ी अहम बात है कि इनका चूंकि आइन में कोई जिक्र नहीं है कैंटोनमेंट बोर्ड के रूल रेगुलेशन का, तो इसको बाकायदा आइनी तौर पर इनको तहफ़्फ़ुज़ देकर आर्टिकल 140A के नीचे जो है कैंटोनमेंट बोर्ड का भी एक छोटा सा डेफिनेशन दे दें, ताकि उनको आईनी तौर पर ताकत मिल जाए। अब तो ये हुकूमत पाकिस्तान के अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री का अंडर है, उनकी मर्जी पर मिनिस्टर इजलास करे ना करे, 5 साल इजलास ना करे, 2 साल इजलास ना करे, तो कोई पाबंदी नहीं है एक्ट रूल के अंदर, ऑर्डिनेंस के अंदर। तो असल इख्तियारात तो जब होंगे जब उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीन मरहला है, जो कंटोनमेंट का मामला है और हसास मामला होता है। अब देखें रावलपिंडी का जो कंटोनमेंट है GHQ आता है, उसमें आर्मी चीफ की रिहाइश आती है। तो अब ये सारी चीजें आप ये देखेंगे, इतनी बड़ी अहम सेंसिटिव जगह पर वार्ड जो है, उन वार्डों में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और तमाम जनरलों की रिहाइश है, तो उनको इख्तियारात देना, देखना, बड़ा जांच पड़ताल करना पड़ता है। आईनी तहफ़्फ़ुज़ और फिर उसके बाद इख्तियारात की बात आएगी। अच्छा तनवीर ज़िया साहब, अगर कंटोनमेंट बोर्ड्स में अवामी नुमाइंदगी में इजाफा किया जाए और फिर फैसला कुन किरदार अवामी नुमाइंदों के पास हो, तो कारकर्दगी में बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है?
ये देखें, मेरे सीनियर जनाब कमर दिलशाद साहब बैठे हैं, वो खुद बड़ा उनका विजडम है इस पे, तो इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत भी मजीद कर दूं कि जो इलेक्शन रूल्स बने थे ना 2015 के, तो आई वाज को चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी जिन्होंने ये सारे रूल्स इलेक्शन कमीशन के बनाए थे। उनके डीजी कैंटोनमेंट्स की नुमाइंदगी भी ऑन बोर्ड थी और उनके साथ मिलकर ये रूल्स फ्रेम किए गए थे, जो बाद में डीजी कैंटोनमेंट्स और एमओडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको अप्रूव किया था। ये इलेक्शन रूल्स इलेक्शन कमीशन वाज ऑन बोर्ड 2013 से लेकर 14 या 15 में जाके अप्रूव हुए थे। ये हम लोगों ने इस पे बड़ी मेहनत की थी, जो इलेक्शन रूल्स बनाए गए। जहां तक नुमाइंदगी की बात है, तो ये आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि इसमें नुमाइंदगी बढ़ाई जा सकती है और इसमें जो आबादी के उन्होंने आबादी के तनासब से सीटें रखी हैं, तो इनको आप सीटें बढ़ाने के लिए आबादी का तनासब कम कर दें, सीटें बढ़ जाएंगी और जितनी सीटें ज्यादा होंगी और उतनी लोगों की नुमाइंदगी होगी और लोगों के मसाइल भी हल होंगे। और इसका ये है कि जो जितने कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्टेड मेंबर होते हैं उतने ही सिलेक्टेड मेंबर भी हैं, तो फिर जाके ये बोर्ड एक कंस्टिट्यूट होता है। तो उसमें जैसे कमर दिलशाद साहब ने कहा कि भी वो स्टेशन कमांडर जो है वो द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, उसकी खुशनुदी के साथ ही सारे फैसले होते हैं और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सिलेक्टेड मेंबरों के साथ मिलकर ही फैसला करते हैं। इस तजवीज की आप तमाम लोग तायद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर ज़िया भट्ट साहब, कमर दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुबीन काजी एडवोकेट लाहौर से हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तारिक मंसूर एडवोकेट साहब ने कराची से इस बार। वेलकम बैक। नौशहरा में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करके कैंट थाने के सामने कमर्शियल प्लाजे में एक दफ्तर पर छापा मारा। जाली बैलेट पेपर तैयार करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ मोहम्मद इकबाल के मुताबिक मुल्जिमान से कंप्यूटर, प्रिंटर, जाली मोहरें बरामद हुई हैं। दूसरी जानिब आईजी खैबर पख्तूनख्वा नौशहरा में कुछ लोगों से जाली पोलिंग मवाद बरामद हुआ है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाब पुरअमन अंदाज में जारी है।